आईपीएल 2026 अभी अभी खत्म हुआ और जैसे कोई व्यक्ति सालों से प्यासा हो और उसे अचानक से नदी दिख जाए, वैसे ही आरसीबी को इतने सालों के सूखे के बाद बैक टू बैक टाइटल ट्रॉफी मिली। विक्ट्री एंड 2-2, वन मोर लेफ्ट। पर आईपीएल भले ही आरसीबी जीती हो, फिर भी विराट कोहली और रजत पाटीदार से ज्यादा चर्चा रही ऑरेंज कैप होल्डर वैभव सूर्यवंशी की। अब जो 12 से 15 साल के बच्चे हैं, सबको एक ही नाम है कि सूर्यवंशी यार, उसका मैच है। और भारतीय भूमंडल पर चमकता धमकता 15 वर्ष का बालक जिसने घुटनों पे ला दिए हैं पूरे विश्व के। सूर्यवंशी टू मी इज एब्सोल्युटली अ स्टार। वैभव की कमाल की बैट स्पीड है, कहां से बैट आता है और उसकी बैट स्पीड बहुत तेज है। इतनी तेज बैट स्पीड तो मेरी भी नहीं थी। और everyone is talking about Vaibhav Suryavanshi and I watched him bat. Yeah. It was magnificent. I mean, it's something truly special. और जैसे कि हमेशा से होता आया है, इंडिया में कोई भी अच्छी चीज दिख जाए, पाकिस्तान तुरंत उस पे अपना लेबल लगा देता है। तो पाकिस्तान के एक्स कैप्टन मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी को देख के शाहिद अफरीदी की याद आ गई। ये स्टेटमेंट सुनकर अफरीदी खुद सदमे में चला गया है, क्योंकि देखो वैभव सूर्यवंशी ना तो बॉल टेम्परिंग करता है, ना उसका कोई रिश्तेदार आतंकवादी है, ना वो अफरीदी जैसे उजैर बलोच के घर पे जाके इफ्तारी करता है, और ना ही वो इनके जैसा स्लॉगर है। तो इन्हें वैभव देख के अफरीदी क्यों याद आ रहा है? पहले तो कुछ पाकिस्तानी कह रहे थे कि वैभव के बैट में एआई चिप है। ने चेक कराए, वाडा जिसका डोपिंग चेक करता है ना, इसको भी किसी भेजें, इसने कुछ चिप लगाई हुई है एआई, जिसको उसने कुछ ऐसा जवाब दिया, बैट में एआई चिप है भगवान ने लगा के दिया। ऊपर ही बोला था कि बैट में तुम्हारे कुछ लगा के दे रहा हूँ, उसी का इस्तेमाल करना। और ये जवाब सुन के पाकिस्तानियों का हाल कुछ ऐसा था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे यंग इंडियन सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी की कहानी, और ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान में वैभव सूर्यवंशी जैसा प्लेयर क्यों नहीं पैदा हो सकता। 14 साल का एक छोटा सा लड़का बिहार के ताजपुर नाम के एक छोटे से गांव से निकलता है और पूरी क्रिकेट की दुनिया उसके बारे में बात करने लगती है। यही पिच है जहां उसने अपने क्रिकेट खेलने का जो है शुरुआत यहीं से किया था। ये उसके पिताजी जो है इसका स्वरूप तैयार किए थे। क्रिकेट खेलना शुरू किया, बचपन से ही बहुत मेहनत किया, सुबह शाम पूरा खेलता था वो, हम भी पीछे पीछे लगे रहे। ट्रेनिंग तो मेरे एकेडमी पे, जेनिस क्रिकेट एकेडमी में हुआ करता था, तो जहाँ पे हम लोग उनको टेक्निकल स्किल्स सिखाया करते थे, उनका अभ्यास कराया करते थे। वैभव ने 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया, 13 में आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिला और 14 में आईपीएल डेब्यू हो गया। But the way first over he faced over there in High Performance Center Nagpur, we got to know that somebody. But I think we got to see him in our trials. I think he came to our trials at the back end of the trials. And he came only for a day, but I think we were really happy with what we saw. And then and there, only the Zubin and Rahul Bhai called me and just said that keep an eye on him and talk to his parent. We love to help him. आईपीएल में आते ही वैभव ने एक ऐसी सेंचुरी लगाई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। It has happened on the back of a 14-year-old getting a century, and that's why he, well, I mean, as if there's any thought about this. It's got to be. I mean, it's a 14-year-old to go and stand out there and smash it around and get 100 of 35 balls. Yeah, I was just really impressed with that calmness and the shot selection. He goes aggressively to the leg side. That's a big strength area for him. And it is unbelievable for a 14-year-old. And that is what everyone has started to think. What was I doing? See this other 14-year-old. What is he doing? He's marching into an IPL game and hitting the fastest century by an Indian. सबसे तेज शतक। तो आपने सेंचुरी मारने के बाद आपको कितने फोन कॉल आए और कितने लोगों ने टेक्स्ट मैसेज भेजे आपको? 500 से ज्यादा मिस कॉल थे, बट मैंने फोन बंद करके रखा था। इस साल वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल से लेकर बाकी सारों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक 15 साल का बच्चा हाईएस्ट रन स्कोरर और ऑरेंज कैप होल्डर बन गया। अब सवाल ये है कि वैभव सूर्यवंशी जैसा प्लेयर बना कैसे? काफी अच्छा था सर, आपके साथ प्रैक्टिस किया मैंने और
कोचिंग स्टाफ थे सब। बोलने की जरूरत नहीं है वो, तो कोई बात नहीं, नहीं पॉइंट्स मिल जाएंगे नहीं सर भाई। वैभव सूर्यवंशी एक सिस्टम का प्रोडक्ट है और इस सिस्टम का नाम है BCCI। आज के क्रिकेट में टैलेंट इंपॉर्टेंट है, पर टैलेंट अकेला काम नहीं करता। अगर टैलेंट ही सब कुछ करता तो पाकिस्तान आज भी एक डोमिनेंट क्रिकेटिंग पावर हो सकता था। आखिर पाकिस्तान ने वसीम अकरम दिया, वकार यूनिस दिया, शोएब अख्तर दिया, इंजमाम दिया, यूनिस खान दिया। इनमें से आधे लोग वैसे अभी जिहादी बन गए। बट द क्वेश्चन इज, जब एक 14 साल का लड़का IPL में सेंचुरी मार रहा है तो पाकिस्तान वैसे प्लेयर प्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकता? एंड द रीजन इज, क्रिकेट अब टैलेंट का गेम कम और सिस्टम का गेम ज्यादा है और इंडिया ने इसमें पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया है। हम अक्सर इंडिया पाकिस्तान मैच को क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी कहते हैं, पर असलियत में मैच विराट कोहली और बबरो रानी के बीच नहीं है। असली मैच है BCCI और PCB का। एक तरफ है दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड। 2024 तक BCCI की नेटवर्थ 18,760 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। टू गिव यू सम कंटेक्स्ट, पाकिस्तान देश 2 हफ्ते पहले ही US से $1.3 मिलियन की भीख मांग रहा था। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो एक तरफ BCCI है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में खेल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है जो आज भी सर्वाइवल मोड में ऑपरेट कर रहा है। BCCI ने स्मार्ट डिसीजन लिए और IPL को एक मनी मिंटिंग मशीन बना दिया। IPL मीडिया राइट्स की रीसेंट डील 48,390 करोड़ की थी। आज काफी देशों के प्लेयर अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी छोड़ देते हैं जस्ट टू प्ले इन द IPL, क्योंकि BCCI के पास पैसा है। अब देखो, IPL में सनराइजर्स हैदराबाद ने हेनरिक क्लासन को 23 करोड़ में खरीदा था, विच इज अराउंड 70 to 75 करोड़ इन पाकिस्तान रुपीज। नाउ सी द कंपैरिजन। पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद की टीम है और उनकी एनुअल फी ही 50-60 करोड़ के बीच में है। मतलब पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो क्लासन के अमाउंट में SRH पूरी की पूरी पाकिस्तान हैदराबाद टीम खरीद सकती है। ये है इंडिया का क्रिकेट में फाइनेंस और डोमिनेंस। और ये पैसा सिर्फ बैंकों में पड़ा नहीं रहता, ये इन्वेस्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, एकेडमीज में, ग्राउंड्स में, स्काउटिंग में, यंग टैलेंट पर। पाकिस्तान के पास भी PCB है, लेकिन PCB और BCCI की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंपेयर करना मतलब डॉली चाय वाले को मुकेश अंबानी से कंपेयर करने जैसा है। इंडिया की क्रिकेट रिवॉल्यूशन को समझना है तो IPL को समझना होगा। लोग IPL को सिर्फ एंटरटेनमेंट समझते हैं, बट IPL के पहले ही सीजन ने इंग्लिश प्रीमियर लीग को इंडिया में व्यूअरशिप में पीछे छोड़ दिया। 2010 तक IPL दुनिया का सबसे वैल्यूएबल स्पोर्ट प्रॉपर्टीज में गिना जाने लगा और 2026 तक IPL हद अलग लेवल पे पहुंच चुका है। आज IPL की टोटल वैल्यूएशन 12 से 16 बिलियन डॉलर के बीच है। पर मैच रेवेन्यू के हिसाब से पूरी दुनिया में सिर्फ एक लीग NFL IPL से आगे है। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जैसे फ्रेंचाइजीज की वैल्यूएशन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में है। IPL को हर साल 500 मिलियन लोग देखते हैं। नेशनल कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर्स जितना पूरे साल में कमाते हैं, IPL में वो लोग 2 महीने में उससे ज्यादा कमा लेते हैं। लेकिन असली IPL ड्रेसिंग रूम में होता है। ये एक टैलेंट फैक्ट्री है। एक 14 या 15 साल का लड़का IPL में आता है और उसके सामने इंटरनेशनल बॉलर्स खड़े होते हैं। उसके आसपास वर्ल्ड कप विनर्स होते हैं, बेस्ट कोचेस होते हैं, पूरा फिटनेस स्टाफ होता है। एक नॉर्मल प्लेयर कुछ ही महीनों में वो एक्सपोजर ले लेता है जो मिलने के लिए पहले के प्लेयर्स को 10 साल लगते थे, और इसीलिए IPL का टैलेंट पूल एक्सप्लोड हुआ। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, साई सुदर्शन, रजत पाटीदार और अब वैभव सूर्यवंशी। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस इज अ प्रॉपर प्रोडक्शन लाइन। अब कोई कहेगा कि पाकिस्तान के पास भी तो PSL है। बिल्कुल है, बट IPL में वैभव सूर्यवंशी को जहां कार मिलती है वहां पाकिस्तानी प्लेयर्स को हेयर ड्रायर मिलता है। इसी वजह से कोई इनके पास जाता नहीं। पर अगर सीरियस कंपैरिजन करना हो तो बेस्ट एग्जांपल है मोहम्मद आमिर का। वैभव और आमिर दोनों टीनेज टैलेंट्स थे। आमिर को देखकर एक्सपर्ट्स को लगता था कि क्रिकेट का फ्यूचर उसके सामने खड़ा है, लेकिन दोनों की जर्नी बिल्कुल अलग डायरेक्शन में है। मोहम्मद आमिर जब 17 साल का था तब पूरी क्रिकेट दुनिया उसे पाकिस्तान का अगला वसीम अकरम कह रही थी। उसके पास पेस थी, स्विंग थी, कंट्रोल था और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसके पास नेचुरल क्रिकेट इंटेलिजेंस था। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना था कि पाकिस्तान को अगला ग्रेट बॉलर मिल चुका है, मगर फिर आया 2010 का वो लॉर्ड्स टेस्ट। पाकिस्तान के कैप्टन सलमान बट, सीनियर बॉलर मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर ने बुक मेकर्स के साथ मिलकर स्पॉट फिक्सिंग की साजिश रची। प्री अरेंज नो बॉल्स डाली गई और पूरा स्कैंडल एक स्टिंग ऑपरेशन में एक्सपोज हो गया। Extremely clever in the mind, maybe, oh, it's a big no ball, maybe
is finding it a little difficult because of the wet patch. इस स्कैंडल ने सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया को शॉक कर दिया। ये मैच फिक्सर मोहम्मद आमिर उस वक्त सिर्फ 18 साल का था, जिसे सीनियर्स ने अपने साथ मिलाकर एक करप्ट बॉलर बना दिया। वही दूसरी ओर वैभव को देखो, उसके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर राहुल द्रविड़ का गाइडेंस है। कैप्टन से लेकर सपोर्ट स्टाफ तक हर कोई वैभव का ध्यान रखते हैं। उसको एक ऐसा इकोसिस्टम मिल रहा है जो उसकी ग्रोथ को प्रोटेक्ट करता है। आमिर को एक ऐसा इकोसिस्टम मिला जहां उसकी टैलेंट को फिक्सिंग खा गया। मोहम्मद आमिर बाद में वापस क्रिकेट में आया, लेकिन जो ट्रेजेक्टरी उसके करियर की हो सकती थी वो कभी पूरी तरह रियलाइज नहीं हो सकी, और यही ट्रेजेडी पूरे पाकिस्तान की है। 1990s में वसीम अकरम और वकार यूनिस पर बॉल टैंपरिंग एलिगेशंस लगे। 1994 में शेन वॉर्न ने कहा कि पाकिस्तानी कैप्टन सलीम मलिक ने उन्हें मैच फिक्स करने के लिए ब्राइब ऑफर की थी। Pakistan, get this phone call. I'm rooming with Tim May. I get this phone call in the room. Pick up the phone, and it's Salim Malik on the phone. The captain. No, what I'm saying is we cannot lose, because if we lose tomorrow, you don't understand what happens if we lose him. I can have in your room $200,000 cash for you and Tim May. उस वक्त दुनिया को पहली बार लगा कि शायद पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर कुछ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम मौजूद है। बाद में जस्टिस कय्यम कमीशन बनी, इन्वेस्टिगेशन हुई, कई बड़े पाकिस्तानी प्लेयर्स के नाम भी सामने आए। वसीम अकरम जैसे लेजेंडरी प्लेयर्स भी क्वेश्चनिंग के दायरे में आए। कमीशन ने वसीम अकरम के बारे में लिखा, ही इज नॉट अबाउट सस्पिशन। इसके कुछ सालों बाद 2006 में इंग्लैंड के टेस्ट में पाकिस्तान पर बॉल टैंपरिंग के आरोप लगे। That they had pulled Pakistan up for tampering with the ball. Then he's given me 5 runs and he's not talked to me. He's not telling me he's changed when he's changed the ball. He's not calling me. The match is aborted or abandoned or cancelled or no, wrong, none of that. We hear the match has been awarded. 2010 में फिर से लॉर्ड स्कैंडल हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान की फिक्सिंग कंट्रोवर्सीज कभी खत्म नहीं हुई। पीएसएल के दौरान शार्जिल खान और खालिद लतीफ जैसे प्लेयर्स फिक्सिंग एलिगेशन में फंसे। नाउ इफ यू कंपेयर इट विद इंडिया, तो 2013 में आईपीएल भी स्पॉट फिक्सिंग से गुजरा। इन्हें पहले ही मिला था। अंडरवर्ल्ड के एक फोन से आईपीएल में फिक्सिंग का सुराग मिलते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हरकत में आई। दिल्ली पुलिस ने फिक्सिंग में शामिल लोगों तक पहुँचने के लिए फोन टैप करने शुरू कर दिए। The media not censored once but several times as Dhoni chose to be happily silent on the fixing scandal. लेकिन यहाँ पर डिफरेंस रिस्पॉन्स का था। इंडिया ने एग्रेसिवली इन्वेस्टिगेट किया, बैन्स लगाए और एंटी करप्शन मैकेनिज्म्स को स्ट्रेंथन किया। वहीं पाकिस्तानी भाईजान अपने कट्स लेकर मजे कर रहे थे। इसी परसेप्शन का पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तानी क्रिकेट की एक और इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल कहानी ड्रेसिंग रूम कल्चर की है। साल 2000 के बाद काफी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और फॉर्मर क्रिकेटर्स ने कहा कि ड्रेसिंग रूम में रिलीजियस इन्फ्लुएंस काफी बढ़ रहा है। सईद अनवर इसका सबसे फेमस एग्जांपल है। पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट ओपनर्स में से एक सईद अनवर अपने बेटी के डेथ के बाद मजहबी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया। मैंने मिसाल दी थी ना सईद अनवर साहब की, बेहतरीन खिलाड़ी होके उन्होंने उस टाइम पे तौबा की जब वो शोहरत की बुलंदियों को। धीरे धीरे उसका फोकस क्रिकेट से हटकर मौलाना बनने की तरफ शिफ्ट हो गया। जब टीम मैच हारती थी तो ये कहा जाता था कि हम बुरे मुसलमान हैं इसलिए हारे। तकलीन मुश्ताक ने तो ये तक कहा था कि इस्लाम कबूल करने पर बैटिंग एवरेज डबल हो जाती है। बहुत सारे किस्से हैं मोहम्मद यूसुफ के, मगर ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, इससे मैंने यूसुफ से पूछा, मैंने कहा यार यूसुफ ये तुमने कैसे कर लिया। ज़ाहिर है इसने अपना रिवर्ट हुआ था, क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में आया, फिर इसने कुरान पढ़ना शुरू किया, हदीस का सबक लेना शुरू किया, फेथ को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करना शुरू किया। रिवर्ट होने से पहले जो है उसकी एवरेज 40 थी और उसके बाद जो है वह 70-80 को जाके टच की। एनीवे जब उसका कैरियर ख़त्म हुआ तो 52 प्लस की इसकी एवरेज रही, मगर ये 40 से 70-80 जो इसकी एवरेज गई, और उस सालों में कहने लगा कि इसके फेथ ने, मेरी उससे बात हुई तो यूसुफ ने कहा मेरे फेथ ने मुझे बहुत हेल्प किया। मेरी भी यूसुफ से बात हुई, मैंने कहा यूसुफ वो कैसे, तुम्हें इसने हेल्प किया, तुम्हारे फेथ ने, रिलीजन ने। कहने लगा सैकी भाई जो कुछ भी है वो अल्लाह की मर्जी से है, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे दे, अल्लाह जिसे चाहे जलील कर दे। इंजमाम उल हक भी ऐसे रिलीजियस मूवमेंट से क्लोजली एसोसिएटेड था। वो चाहता था कि सारे काफिर मोमिन बन जाए। कि अगर मुसलमान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए, मुसलमान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए, तो एक आदमी भी इस दुनिया में गैर मुस्लिम न रहे। उसने सबसे पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इस्लामाइज करना शुरू कर दिया। जो प्लेयर तबलीगी को सपोर्ट करते थे उसे टीम में जगह मिलती, और जो नहीं करता उसे बाहर कर दिया जाता था। बात इतनी बढ़ गई थी कि ये लोग मैच के दौरान भी कन्वर्जन एक्टिविटी करने लग गए। Also for the victory and Sri Lanka winning by 7 wickets through the
Duckworth-Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth-Lewis rule. Because of the फॉरेन प्लेयर्स को भी इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाता था। मोहम्मद यूसुफ और इंजमाम उल हक ने ब्रायन लारा को डिनर पर बुलाया और ऑलमोस्ट मोमिन बना दिया था। मोहम्मद यूसुफ ने, हमारा कराची में टेस्ट मैच हो रहा था कराची में, तो मोहम्मद यूसुफ ने, एक प्लेयर होता था ब्रायन लारा, उसको है ना दावत दी खाने पे, कि उसने कहा कि मैं इसको खाने पे बुला के ना दीन की दावत दूंगा। यही नहीं, इंजमाम, सकलेन मुश्ताक, वसीम जाफर इंग्लैंड में काफी प्लेयर्स को इस्लाम में कन्वर्ट कराने का काम करते थे। इसी तरह तो हमारा पाकिस्तान का एक और प्लेयर है सकलेन मुश्ताक। सकलेन ने कहा कि भाई इनको दावत दी जाए, मैंने कहा जरूर दो। अब उस ड्रेसिंग रूम में ना वेस्ट इंडीज के प्लेयर भी थे, साउथ अफ्रीकन भी थे, ऑस्ट्रेलियन भी थे, न्यूजीलैंड का भी प्लेयर थे, इंग्लैंड के थे, जिम्बाब्वे का प्लेयर था, इंडिया का भी था। इंडिया का वसीम जाफर वो मुसलमान प्लेयर ही था। उसने कहा कि दावत दूं, मैंने कहा जी दो। दानिश कनेरिया के साथ रेगुलरली भेदभाव होता था क्योंकि वो हिंदू प्लेयर था। पाकिस्तान के दीनदार क्रिकेटर्स को लगता था कि इसके साथ खाना खाने से भी अपना ईमान कम हो जाएगा। और यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है, मैं तुम्हारा उठा के ना तुम्हें उठा के ठीक है, मैं कप्तान होगा तो अपने घर पे मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। शाहिद अफरीदी ने दानिश कनेरिया पर कई बार इस्लाम में कन्वर्ट होने का प्रेशर डाला। सईद अनवर तो खुलेआम कहता था कि सारे काफिर दोज़ख में जाएंगे। बताओ मेरे प्यारो, 6 अरब लोग गैर मुस्लिम हैं, इनको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो अगर नमाज पढ़ दी ना पूरी, पकड़ हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। तोड़ो नमाज, एक बच्चे को बचाओ। 6 अरब लोग जहन्नुम की आग में रोजाना 2 लाख जा रहे हैं, मुसलमान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बताओ हम बच जाएंगे? बाद में इंजी जब चीफ सिलेक्टर बना तो ड्रेसिंग रूम में भी सेम कल्चर आने लगा और मोहम्मद यूसुफ की कहानी भी इसी कंटेक्स्ट में डिस्कस की जाती है। बॉर्न एज यूसुफ योहाना वो पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट बैट्समैन में से एक था, पर 2005 में उसने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया और मोहम्मद यूसुफ बन गया। पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम से लेकर आर्म्ड फोर्सेस के बंकर तक हर जगह बस जिहाद सोचते थे और इसी वजह से पाकिस्तान आज एक क्रिकेट टीम कम और दीन की दावत देने वाली तबलीगी जमात ज्यादा लगती है। मोहम्मद रिजवान पार्ट टाइम क्रिकेटर और फुल टाइम मौलाना बन गया है। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान 2 जगह का वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो सफीर है, वो पहले इस्लाम का है। जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफीर होता है उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता। वो दुनिया में कहीं भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। उसने मैथ्यू हेडन तक को दीन की दावत दे दी थी। मोहम्मद रिजवान ने अपने कोच मैथ्यू हेडन को कुरान पाक गिफ्ट कर दिया और दोस्तों ये इंग्लिश सब टाइटल्स के साथ था। हमें पता है कि पाकिस्तान टीम जब से T20 वर्ल्ड कप खेल रही है उनकी नमाजों की वीडियोस वायरल हो रही हैं। पाकिस्तान टीम वहां नमाज बिल्कुल मिस नहीं कर रहे और दोस्तों इससे ही मैथ्यू हेडन भी मुतासिर थे और अब उन्होंने कुरान मजीद में भी दिलचस्पी ली है। न्यूजीलैंड के टूर के दौरान भाई साहब मस्जिदों में इस्लाम पढ़ाने चले जाते थे। इसने PSL में भी 5 प्लेयर्स को इस्लाम में कन्वर्ट कराया। ऐसे जाते जैसे आसमान पे बिजली चमकती है, नेक अमाल नामा दाएं हाथ में जाता है। जैसे 92 का आपने वर्ल्ड कप दिखाया, उस दिन हमने वर्ल्ड कप उठा के एक नारा मारा था, लुक एट अस, वी आर द वर्ल्ड चैंपियन, पाकिस्तान बिकम द नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड। मेलबर्न में हमने सब ने नारे मारे कि वी आर द वर्ल्ड चैंपियन। अल्लाह की कसम, उसकी इज्जत की कसम, उसके जलाल की कसम। आप साहब, जो बंदा नमाज मुकर्ररा वक्त पर पढ़ेगा, दुनिया के कामों को पीछे करके अल्लाह का हुक्म जिंदा करे। आजकल ड्रेसिंग रूम में मौलानाओं के साथ बैठकर पाकिस्तानी प्लेयर्स नमाज भी पढ़ते हैं, बट ये ड्रेसिंग रूम कल्चर के अलावा पाकिस्तान के डाउनफॉल की एक और वजह थी, लाहौर अटैक। इस अटैक ने पाकिस्तानी क्रिकेट के एक पूरे जनरेशन को इम्पैक्ट किया। लगभग 1 दशक तक पाकिस्तान अपने होम मैचेस UAE में खेलता रहा। इस दौरान एक पूरी जनरेशन ऐसी बनी जिसने पाकिस्तान में कभी पैक्ड होम मैचेस देखे ही नहीं। दूसरी तरफ इंडिया में यंगस्टर्स IPL में खचाखच भरे स्टेडियम देख रहे थे। 40,000, 50,000 और कई बार 80,000 स्पेक्टेटर्स के सामने क्रिकेट खेलने का सपना पूरा हो रहा था। एनवायरनमेंट भी टैलेंट डेवलपमेंट का पार्ट होता है। पाकिस्तान के यंगस्टर्स आइसोलेशन में ग्रो कर रहे थे, वही इंडिया के यंगस्टर्स वर्ल्ड के हाईएस्ट स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। बट ये सब पाकिस्तान ना तो देख पाया ना समझ पाया, क्योंकि वहां पर एक और बड़ी प्रॉब्लम थी और वो थी पॉलिटिक्स की। कई बार PCB की लीडरशिप डायरेक्टली पॉलिटिकल चेंजेस से इन्फ्लुएंस होती रही है। इमरान खान के PM बनने के बाद क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े चेंजेस आए। पाकिस्तान में जब पॉलिटिकल लैंडस्केप बदलता है तो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन भी बदल जाता है। नजम सेठी कई अलग अलग गवर्नमेंट्स के दौरान कई बार PCB चेयरमैन बने भी और हटाए भी गए। ज़ाता अशराफ के टेन्योर के दौरान लीगल डिस्प्यूट्स और कोर्ट बैटल्स तक देखने मिले। सोचिए एक यंगस्टर जो 10 साल के डेवलपमेंट के साइकिल में है, उस दौरान अगर बोर्ड की लीडरशिप कई बार बदल जाए, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाए और प्रायोरिटीज कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होती रहे तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे सरवाइव करेगी। इस दौरान इंडिया ने राहुल द्रविड़ को इयर्स लॉन्ग मैंडेट दे दिया।
अंडर 19 से लेकर नेशनल टीम तक एक क्लियर रोड मैप इम्प्लीमेंट हुआ। कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी का फर्क यहाँ पर क्लियरली नजर आता है। पर इसके साथ ही इंडिया के रिटायर्ड प्लेयर्स, लेजेंड्स क्रिकेट को छोड़कर दूर नहीं जाते। इंडिया में तेंदुलकर रिटायर हुए लेकिन क्रिकेट इकोसिस्टम से जुड़े रहे। वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले और कई दूसरे लेजेंड्स भी किसी न किसी फॉर्म में क्रिकेट डेवलपमेंट से कनेक्टेड रहे। पर पाकिस्तान में कई क्रिकेटिंग लेजेंड्स ने रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट से रिश्ता ही तोड़ दिया। या तो वो दूसरे देश में जाकर ऐश करने लगे और जो पाकिस्तान में रह गए वो मौलाना बन गए। इंडिया ने अपने लेजेंड्स को सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब किया पर पाकिस्तान ने अपने लेजेंड्स को दूर भगा दिया। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। वैभव सूर्यवंशी आज 14-15 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने इतने ग्रैंड स्केल पर परफॉर्म कर पा रहा है क्योंकि उसके पीछे इंडिया का पूरा इकोसिस्टम है जिसने उसे स्काउट किया, सपोर्ट किया और प्लेटफॉर्म दिया। उसे आज गॉड ऑफ क्रिकेट से लेकर इंडिया के हर छोटे से बड़े क्रिकेटर तक सब गाइडेंस दे रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उनकी प्रॉब्लम टैलेंट नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है ड्रेसिंग रूम कल्चर, फिक्सिंग और जिहादी मानसिकता। जब प्लेयर और क्रिकेटिंग बोर्ड का फोकस मैच जीतने से ज्यादा जन्नत मिलने पे हो तो वो टीम कभी जीत ही नहीं सकती। मॉडर्न क्रिकेट सिस्टम से जीता जाता है और यही वो जगह है जहां पर बीसीसीआई ने पीसीबी को बहुत पीछे छोड़ दिया। एक तरफ एक बोर्ड है जो अगले दशक के बारे में सोचता है और दूसरी तरफ एक बोर्ड है जो अगले सर्वाइवल के बारे में सोचता है। एक तरफ एक क्रिकेटिंग मशीन है जो हर साल नए टैलेंट को प्रोड्यूस कर रही है और दूसरी तरफ एक क्रिकेटिंग बोर्ड है जो किसी अजूबे का इंतजार कर रहा है। और इसीलिए वैभव सूर्यवंशी जैसा प्लेयर कभी भी पाकिस्तान में नहीं आ सकता। तो ये था आज का वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री।